हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। 9 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में सभी का स्वागत है। आज देखते हैं 9 दिसंबर की महत्वपूर्ण सुर्खियां। और इसमें पहली न्यूज़ है आपके सामने कि किसको तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। यानी अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, उसमें से एक तेलंगाना भी है। तो तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री किसको चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो याद रखना, तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री चुना गया है रेवंत रेड्डी को। और ये रेवंत रेड्डी जो है कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना को कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। कुल 90 सीटें हैं यहाँ पर। 90 सीटों में से 67 सीटें तेलंगाना को इसको कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं। और कह सकते हो कि बहुमत की सरकार बनी है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की। तो याद रखना, रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब आगे देखो, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके सामने कि किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। जूरी पैनल का अध्यक्ष तो ये चुना गया है शेखर कपूर को। जूरी पैनल का अध्यक्ष शेखर कपूर को। किसे सीमा सड़क यानी DGVR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क यानी DGVR का। किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यानी FTII पुणे के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो R माधवन को FTTI पुणे के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। टेलीविज़न संस्थान ये पुणे में पड़ता है, टेलीविज़न संस्थान। तो इसका नया अध्यक्ष चुना गया है R माधवन को। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने। भारतीय मूल के हैं ये अर्थशास्त्री हैं थर्मन षणमुगरत्नम। और ये सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना, थर्मन षणमुगरत्नम। किस शहर में 8 और 9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इन विच सिटी इन द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 8 और 9 दिसंबर। तो याद रखना, ये आयोजन किया गया है देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो इस उत्तराखंड में 8 से 9 दिसंबर को ये वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, याद रखना। और मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं ये टाइम से पहले करने के लिए, याद रखना, व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे से पालन करने के लिए। और 8 से 9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया है। और उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। इसके अलावा गैरसैंण भी यहाँ की राजधानी है। एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन, याद रखना। अब देखो महत्वपूर्ण पॉइंट कि भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में। भारत किस शहर में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी PATA ट्रेवल मार्च 2023 की मेज़बानी करेगा। तो ये नई दिल्ली में करेगा। देखो, भारत में अब जो मेज़बानी करने वाला है भारत, या थोड़े दिन पहले किए हैं, तो अधिकतर उसमें से नई दिल्ली में किए हैं, याद रखना। जितने भी यानी कह सकते हो जितने भी आयोजन इंडिया में हुए हैं और उसकी इंडिया ने मेज़बानी की है, तो अधिकतर दिल्ली में की है, याद रखना। अब देखो, किस देश द्वारा अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी की जाएगी। अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी ये भारत में की जाएगी। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये कश्मीर में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन 2023 का मिस वर्ल्ड इवेंट ये जम्मू कश्मीर में। आगे देखो, तीसरी न्यूज है इसमें, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। मंगल ग्रह पर हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट अ रोवर ऑन मार्स। तो याद रखना, ये भारत की मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली, ये नासा की वैज्ञानिक हैं, याद रखना, और भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल की हैं या फिर भारतीय हैं सॉरी। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ने अंतरिक्ष अन्वेषण में यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। MIT इसकी फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से विशेष डिग्री के साथ उनकी यात्रा आपके सपनों को न छोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और नासा में उनका काम विशेष रूप से दृढ़ता रोवर के साथ अंतरिक्ष से प्यार करने वाले अन्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। या अच्छे से समझ लो, इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? उत्तर प्रदेश की बनी है लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला तो शीतल महाजन है। ये काफ़ी दिनों से न्यूज में आ रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला शीतल महाजन। किस राज्य की मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी है? मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तो ये तमिलनाडु की हैं। मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं ये, और तमिलनाडु की पहली हैं। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना तो ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की जाएगी, पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना। अब देखो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं आपके सामने कि नाइट ऑफ द ऑर्डर दिया गया है अर्शिया सत्तार को नाइट ऑफ द ऑर्डर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 का कोविड-19 के जो योद्धा हैं उनको दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 का ये वहीदा रहमान को, ये भी इम्पोर्टेंट है, वहीदा रहमान को 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ये नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 का ये डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 का ये डॉक्टर स्वाति नायक को। अब देखो चौथी न्यूज है इसमें, पहले सर्वेक्षण पोत यानी वृहद संध्यायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया? भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है वृहद बड़ा संध्यायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है? द फर्स्ट सर्विस शिप लार्ज संध्यायक was handed over to the Indian Navy who built it। तो इसको बनाया है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने। ये जो संध्यायक, या चलो डिटेल से देख लो कि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE और कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से पहला है। और संध्यायक या फिर यार्ड 3025 भारतीय नौसेना को सौंपा गया। और इन 4 सर्वेक्षण पोतों के लिए 30 अक्टूबर 2018 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये कार्य 2018 से शुरू है और इसका निर्माण 12 मार्च 2019 को शुरू हुआ था। और संध्यायक को तैयार करने में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। कहाँ बना है ये? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में। अब देखो कहाँ आयोजित पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप अभ्यास में प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रहरी ने हिस्सा लिया है? तो ये बैंकॉक में लिया है, बैंकॉक में। मजगाम डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी को कहाँ से लॉन्च किया गया है? महेंद्रगिरी को तो ये मुंबई से किया गया है। मजगाम डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पर है? मुंबई में। तो यहीं से युद्धपोत है ये।
महेंद्रगिरी मुंबई से लॉन्च किया गया है इसको। भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत का अनावरण किया है? तो ये सूरत का अनावरण किया है भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत है ये सूरत। भारतीय नौसेना द्वारा किस बंदरगाह से चौथा युद्धपोत संशोधक लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई से किया गया है, चौथा युद्धपोत है संशोधक। देखो 5वीं न्यूज है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चौथी पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप का नहीं, सॉरी, चौथी नहीं, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो याद रखना इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु भारत यानी बेंगलुरु में किया जाएगा और कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में, किसमें? कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा इसका आयोजन। आगे देखो, दक्षिण अफ्रीका ने किसे हरा करके चौथा विश्व रग्बी खिताब जीता है? तो ये न्यूजीलैंड को हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व रग्बी खिताब जीता है फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा करके। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है अदिति अशोक बनी है। ये पहले नंबर की खिलाड़ी हैं इंडिया की अदिति अशोक गोल्फरों में। तो याद रखना इन्होंने गोल्फ में रजत पदक जीता था 19वें एशियाई खेलों में और ऐसा करने वाली ये पहली भारत की महिला बनी है गोल्फर। हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर तो ये पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 14 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने स्थान प्राप्त किया है तीसरा, इसमें 14 पदक जीते हैं भारत ने। छठी न्यूज है अब आपके सामने, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन नोबलिस्ट वॉज ऑनर विद सिंगापुर्स हाईएस्ट आर्ट ऑनर? तो याद रखना है इसको सम्मानित किया गया है, इनका नाम है मीरा चंद। सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका हैं ये, 81 वर्षीय हैं मीरा चंद। कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में इनके योगदान के लिए इन्हें सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है। कल्चरल मेडलियन से। देखो किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाथन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टी पद्मनाथन को। किसे वर्ष 2023 के लिए एजुथासन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? एजुथासन तो डॉक्टर SK वसंथन को। किस एयरवेज को दूसरे वर्ष के लिए पर्यावरण एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? एक सेकंड। तो ये सम्मानित किया गया है एतिहाद एयरवेज को लगातार दूसरे वर्ष पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। 7वीं न्यूज है अब, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन यानी CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो याद रखना ये अभियान शुरू किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने और ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि यह जरूरी है कि हृदयाघात की स्थिति में मरीज को तुरंत इलाज मिलना चाहिए, इसलिए CPR के लिए जागरूकता और आवश्यक प्रशिक्षण जरूरी है।
उन्होंने यह बात आज यहाँ CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन प्रशिक्षण नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कही है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए हेल्प कार्यक्रम की केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने गुजरात में इसकी शुरुआत की है ए हेल्प कार्यक्रम की। केंद्रीय मंत्री हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन करेंगे या किया है? तो जालंधर में किया अनुराग ठाकुर ने अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन। किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो याद रखना ये शुरुआत की है बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है स्मृति ईरानी ने। आगे देखो, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा चुना गया है ये। Who has been named person of the year by टाइम मैगजीन? तो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और इसमें देखो कि मशहूर सिंगर हैं ये टेलर स्विफ्ट, इन्हें 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और यह उनके संगीत और प्रभाव के व्यापक रूप को रेखांकित करता है। और यह 33 वर्षीय हैं स्विफ्ट, याद रखना, इन्हें चुना गया है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। पूर्व PM मनमोहन सिंह को किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट से। किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नजमा अख्तर को। शिक्षा के क्षेत्र में नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए। किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है? अरुंधति राय को दिया गया है, अरुंधति राय को। नोविन्यूजेव अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो याद रखना ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। दुनिया भर में हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। सात दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल मनाया जाता है। और याद रखना ये पहली बार 7 दिसंबर 1996 को मनाया गया था। अब देखो महत्वपूर्ण दिवस हैं ये आपके सामने, ये और देख लो अच्छे से कि 1 फरवरी को मनाया जाता है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल मनाया जाता है, तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, तो उसी वजह से ये उसी आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था, तो उसी वजह से ये 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस भी मनाया जाता है, देख लो। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस
और 16 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस, और 28 फरवरी को आप बता दो क्या मनाया जाता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट न्यूज है कि गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? अमूर्त यानी जिसे हम छू नहीं सकते हैं उसे अमूर्त कहते हैं, ठीक है, समझ लो। तो गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना यह गरबा नृत्य जो है यह गुजरात से संबंधित है, गुजरात में मनाया जाता है यह गरबा। और इसको यूनेस्को में जीवंत और सांस्कृतिक रूप से गरबा नृत्य को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करते हुए इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। और एक महत्वपूर्ण घोषणा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की कि जीवंत और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गरबा नृत्य को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, जिसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। तो याद रखना इसको गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है और यह गुजरात में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा किसको भारत का पहला साहित्यकार शहर बनाने की घोषणा की है? यानी यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है। किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र का है भायखला रेलवे स्टेशन और इसको यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। कहाँ के? महाराष्ट्र के भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया। एशिया पैसिफिक पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को। किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृसाई लॉन्च किया गया है? तो ये ओडिशा का है। अमा कृसाई पहला एग्री चैटबॉट है, इसको लॉन्च किया है, ओडिशा का है ये। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट या सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। याद रखना भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है तो ये तमिलनाडु में है, सौर मंदिर, तट या सौर मंदिर। अब देखो महत्वपूर्ण ये 5 क्वेश्चन है ये, और देखो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। याद रखना संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील से निकलती है, ये याद रखना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का किया था। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो केरल में। केरल के मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है इसको, याद रखना। और इसका सबसे बड़ा भंडार भी है केरल में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 को हुई थी। किसने की थी? J.L. बेयर्डन ने टेलीविज़न की शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखना। टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्डन ने और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को। तो दोस्तों इस तरह से ये 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। कैसी लगी क्लास, क्या कुछ सीखने को मिला? बताओ, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताओ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कल मिलते हैं फिर 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ और तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।